हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वहाँ एक नया टॉपिक से संबंधित है। जैसे कि अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है सीटेट का, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, जो बाल विकास है उसमें जो सिलेबस है, ठीक है, तो सिलेबस के आधार पर जो है प्रत्येक टॉपिक का हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करते चले जाएंगे। और साथ ही जो टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो एमसीक्यू है, ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो कि 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक है वहाँ बाल विकास के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसको हम देखने वाले हैं। जो कि क्या कहते हैं, इसमें अलग-अलग जो तर्क है और अलग-अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी जो विचार हैं उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया है, उसको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ज़रूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है सीटेट और जो सीजीटेट है और साथ ही जो शिक्षक भर्ती यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस है उसी आधार पे हम लोग जो है तैयारी करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं इसको, बाल विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहली बात तो जी यहाँ प्रश्न उठता है कि बाल विकास होता क्या है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना एक एक टॉपिक को जो है। देखो, बाल विकास का जो सामान्य अर्थ है वहाँ है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। कोई भी चीज़ रहता है उसका दो पहलू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर विकास करें तो मानसिक विकास है और शारीरिक विकास होता है। तो विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है। देख, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि दो चीज़ होता है पहलू में, एक है मानसिक और शारीरिक विकास। फिर उसके बाद जो अलग-अलग और विकास आते हैं, जैसे कि विकास के जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, तो इत्यादि प्रकार के यहाँ आते हैं। तो कह सकते हैं कि जो बाल विकास का जो सामान्य अर्थ है यही है कि मानसिक और शारीरिक जो विकास करना ही बाल विकास है। इसके बारे में पढ़ना। तो यहाँ पर एक और देखे थे इसके बारे में क्या-क्या और कहते हैं कि विकास का जो संबंध है वहाँ गुणात्मक होता है। तो गुणात्मक के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कार्यकुशलता है, ज्ञान है, तर्क है और नवीन विचारधारा। ये जो सभी चीज़ है वहाँ एक गुणात्मक विकास से संबंधित रखता है। दूसरा क्या है कि परिणात्मक, तो परिणात्मक के अंतर्गत क्या है, जिसमें परिणाम निकलता हो, जैसे कि लंबाई में वृद्धि है, भार बढ़ना है, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, तो ये क्या है, एक परिणात्मक है। तो परिणात्मक के दृष्टिकोण से यहाँ देखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी दो पहलू है विकास का, है ना। तो इस तरीक़े से यहाँ पर होता है। फिर एक चीज़ और पॉइंट क्या है लिखा है मैंने कि शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य जो बालकों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। एक टीचर को यहाँ सभी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि अगर छोटा बालक है तो उसके जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या संवेगात्मक जो भी परिपक्वता है, यानी कि बच्चे में जो भी गुण हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जिससे वे क्या होता है कि एक टीचर उसके व्यवहार को समझते हैं, बालक के व्यवहार को समझते हैं। और जब समझते हैं तो यही क्रिया जो जो कि उसकी क्रियाओं की अपेक्षा जो है सही दिशा प्रदान करता है, ठीक है? जैसे कि कोई बालक जो है कमज़ोर है, अब उसकी जो समस्याओं को समझना है, समझने के बाद जो है उस पर जो है सही निर्णय लेना है और सही कार्य करना है। जब ये दोनों चीज़ हो जाएगा तो वह बच्चे जो है सही दिशा की ओर जो है मार्गदर्शन प्रदान होता है और वहाँ आगे बढ़ता है वहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो 2 मनोवैज्ञानिक है, जो महत्वपूर्ण कोटेशन है उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। आप लोगों को याद रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस बात को इंगित किया है, यानी कि किस बात को कहा गया है। जैसे कि स्किनर के अनुसार, है ना? तो स्किनर ने एक बात कही है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या बोल रहा है कि विकास जो है क्रमिक है, विकास कभी रुकता नहीं है। भले विकास करने वाला रुक जाएगा लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगा। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक वहाँ निरंतर चलते रहते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वह मंद गति से चलता है कि तेज़ गति से चलता है, तो अपने हिसाब से। लेकिन स्किनर का कहना है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद एक और है कि हर्लॉक के अनुसार से इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा है गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं, है ना। उसके पूरा जो है समस्त पहलुओं पर विकास करना है, यानी कि उसके फोकस करना है, किसी एक पक्ष को तरफ जो है नहीं देखना है, उसके जो समस्त पक्ष है उसको देखना है, उसके विकास करना है। तो इस तरीक़े से हर्लॉक और स्किनर का जो उदाहरण है यहाँ पर हमने दिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, तो इसके सिद्धांत के अंतर्गत कौन-कौन से पॉइंट आते हैं,
जिससे बालक का विकास होता है उसको देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन प्रकार से किया गया है, इस प्रकार से किया गया है। देखते हैं सबसे पहले क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर मैंने हालाँकि बहुत शॉर्टकट भाषा में लिखा है। देखो, निरंतरता का विकास क्या होता है कि विकास निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। मैंने पहले बताया था कि जो विकास है वहाँ माँ के गर्भ में, यानी कि माँ के गर्भ में जब भ्रूण की अवस्था में रहता है बालक, उसी टाइम से जो है विकास होने लगता है। हालाँकि उस टाइम उसका जो शारीरिक विकास होता है, कुछ समय बाद उसका मानसिक विकास भी होने लगता है। उसके बाद जन्म के बाद बच्चे का जिस तरीक़े से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो यही जो है निरंतरता का सिद्धांत है, जो कि इसका पहला पॉइंट है। और यह जो विकास है वहाँ जन्म से मृत्यु तक चलता है। एक व्यक्ति का विकास जो है उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त होता है। हालाँकि देखो, समाज अलग है और व्यक्ति अलग है, ठीक है? समाज का जो विकास है तो कंटिन्यू रहता ही है, लेकिन व्यक्ति क्या रहता है, जब तक उसका जीवन काल है तब तक उसका विकास चलता रहता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है, समान प्रतिमान मतलब क्या होता है कि सभी बालकों का विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है, किंतु इनमें वृद्धि एवं विकास अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। देखो क्या बोला गया है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो, समान प्रतिमान मतलब होता है क्या है कि जब बच्चे रहते हैं तो उसकी जो वृद्धि है एवं जो उसके विकास है वहाँ व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। तो वे अपनी जो सामाजिक जो स्वाभाविक गति है, ठीक है, उसकी जो स्वाभाविक गति है, वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी अपनी जो स्वाभाविक जो गति रहता है उस हिसाब से बढ़ता है। और इसी कारण जो है पर्याप्त भिन्नताएँ देखने को मिलती है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कोई 2 बालक है, ठीक है? अगर वहाँ 2 बालक जब दौड़ने लगता है, तो क्या करता है, समान गति से दौड़ता है, लेकिन उसमें एक निश्चित दूरी के बाद जो है एक रुक जाता है और एक चलने लगता है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? हालाँकि गति और जो है वृद्धि तो एक साथ किया है, कार्य जो है एक साथ किया है, लेकिन इसकी जो विभिन्नताएँ हैं, उसकी जो शारीरिक विभिन्नता कह सकते हैं या फिर मानसिक विभिन्नता कह सकते हैं, तो उस आधार पर यहाँ पर विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? यहाँ पर हम लोग जो है सीटेट, सीजीटेट और जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती है, उसके जो टोटल सिलेबस है, उस आधार पे हम लोग जो है एक-एक पॉइंट को देखने वाले हैं। इसमें मैं कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा सिलेबस उठाकर नहीं लाया हूँ कि 1-1, 2-2 घंटे का वीडियो बताऊँगा, बस थोड़ा-थोड़ा टॉपिक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इस वीडियो का जो एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। इससे होगा क्या, आप लोगों को जो पढ़ने का जो तरीका है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जैसे एक तरफ थ्योरी पढ़ना है, फिर उसी का एमसीक्यू, फिर थ्योरी, फिर एमसीक्यू, इससे क्या है, याद होने लगता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पर, विकास क्रम की एकरूपता। तो विकास की जो क्रम रहता है, एक-एक जो विकास का क्रम रहता है, उसकी एकरूपता किस प्रकार से होती है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं, ठीक है? हालाँकि उसके जो अंतर पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल शुरू से लेकर अंतिम तक अंतर होता है। कुछ न कुछ तो समानताएँ उसमें रहती ही है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे बात रहता है जिसके हो सकता है उसके विचार अलग हो, इसलिए थोड़ा-सा विभिन्नता आ जाती है। विकास क्रम की जो है एकरूपता में विभिन्नता आती है, इसलिए इस बात को कहा गया है। चौथा पॉइंट क्या बोला गया है कि वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, किंतु जो है इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे शैशवावस्था में प्रौढ़ावस्था तक भिन्न रहती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि विकास की गति है, ठीक है? जैसे कि सामान्य तौर पे अगर देखते हैं, कोई भी जो है इंसान विकास करना चाहता है, तो कैसे विकास करेगा? वहाँ शून्य से शिखर की तरफ विकास करेगा, ना कि शिखर से शून्य की तरफ, है ना? तो उसको जो है विकास नहीं कहा जाता, वो तो पतन हो गया। लेकिन यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं यहाँ पर, शैशव अवस्था, ठीक है? एक बालक रहता है, वह अपनी जो शैशव अवस्था रहता है, यानी कि जो शिशुपन का जो अवस्था रहता है, उसमें जो सीखने की जो तरीका है, उसमें जो सीखने की जो गति है, वहाँ तेज रहती है। लेकिन वही तेज जो है एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि युवावस्था है, युवा के बाद प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद जो है जो वृद्धावस्था है, तो इस अवस्था में जाते-जाते उसकी जो गति है वहाँ एक समान नहीं रहती, अलग-अलग होने लगती है।
तो इस तरीके से चौथा पॉइंट में भी बोला गया है इस यहाँ पर। उसके बाद पाँचवा क्या है कि विकास समान से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट जो है क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो उसकी जो विकास है वहाँ सामान्य से विशेष की ओर चलता है। मैंने पहले बताया था कि जो शून्य से लेकर शिखर तक यही जो है विकास चलता है, एक नई दिशा की तरफ चलता है, एक नए कार्य की तरफ चलता है और यही जो है आगे जाकर सफलता दिलाता है ये। उसके बाद जो है छठवां में देखते हैं क्या लिखा गया है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। परस्पर संबंध का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पर लिखा है विकास के सभी आयाम, जैसे कि शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग है, जैसे कि शारीरिक अलग हो गया फिर उसके मानसिक नहीं, ये सभी जो है एक बालक के अंतर्गत सभी रूप से समायोजन रहते हैं। बस इसमें जो है समय-समय पर उसका ज्ञात होने लगता है। इनमें से किसी भी एक आयाम में ना होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि एक बालक का विकास हो रहा है, ठीक है? अब उसके शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो भी विकास है वह हो रहा है। मान लीजिए इसमें से एक विकास रुक जाता है, जैसे कि मानसिक विकास रुक गया है, ठीक है? तो इससे होगा क्या? बालक का एक ही विकास जो मानसिक विकास अगर रुक गया है, तो वह संपूर्ण बालक के जो विकास है उसको प्रभावित करेगा ही। चाहे वह अगर मानसिक विकास ठीक है, तो फिर सामाजिक विकास मान जो है खराब हो रहा है, ठीक है? उसका रुक गया सामाजिक विकास, तो इससे होगा क्या? बालक को तो नई जानकारी मिलेगा ही नहीं, जब नई जानकारी नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक जो विकास है अगर नहीं होता तो उसके संपूर्ण विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से परस्पर संबंध का सिद्धांत है। उसके बाद सातवां क्या है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या बोला गया है कि एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, अगर जैसे कि बालक के अगर हाथ को एक्स-रे करके देखते हैं, ठीक है? उसमें क्या दिखेगा? हड्डी दिखेगा, छोटे-छोटे हड्डी दिखेगा। इसका मतलब हम उस हड्डी को देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ कैसे होगा, ठीक है? यहाँ पर बोला क्या गया है कि कोई भी बालक रहता है, उसकी वृद्धि चाहे उसकी मानसिक वृद्धि हो, चाहे शारीरिक वृद्धि हो, उसको देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से विकास करेगा और किस जो है दूरी पर जाएगा, किस जो है दिशा पर जाएगा। इसमें जो है भविष्यवाणी किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है 8वाँ प्रश्न। दोस्तों जो 8वां टॉपिक दिया गया है विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसमें जो है अलग-अलग दिशा रहते हैं। कोई भी चीज़ का है 2 पहलू रहता है, उसमें भी अलग-अलग दिशा रहता है। जैसे कि विकास की जो प्रक्रिया है पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है? और जो है विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणजन्य कारणों से प्रभावित होता है। तो जो व्यक्ति का विकास होता है वो उसके वंशानुगत होते हैं, उसके सामाजिक रूप से कुल मिलाकर जो वातावरण रहता है उस पर प्रभावित किया जाता है। जो कि प्रभावित होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिया है। पहला क्या है कि शिरः पदभिमुख दिशा सिद्धांत है और दूसरा है कि निकट दूर कम सिद्धांत है। ये जो है दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। विकास की दिशा का सिद्धांत है, इसमें दोनों पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। ये तो था दोस्तों हमारा जो मैंने यहाँ पर बताया था क्या है कि बाल विकास के जो सिद्धांत है। जो बाल विकास के सिद्धांत देख लिए हैं, तो उसके बाद आता है एक और पॉइंट आता है कि बाल विकास के जो सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। अभी तक जो है उसके महत्व को देखे हैं, अब उसके हम शैक्षणिक महत्व को देखेंगे, शैक्षिक महत्व को देखेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर क्या है कि बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है, ठीक है? सफलतापूर्वक जो है अध्यापन में सहायता मिलती है। यहाँ पर जैसे अलग-अलग पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। ठीक है? जैसे कि किसी बालक का विकास हो रहा है, तो उसके विकास को देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि यह जो बालक है वह किस दिशा में जाएगा और कहाँ तक जा सकते हैं। अगर कोई बालक मंद गति का है, तो हम उसके मंद गति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके विकास है, यानी कि जो प्रगति का अनुमान है वह कहाँ तक जा सकता है। तो इस तरीके से जो उसके अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है सेकंड क्या है मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित है।
इस बात को शिक्षक और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि शैक्षिक महत्व में क्या है कि अगर बालक में सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो शारीरिक विकास पर एक दूसरे से संबंधित है, तो इस बात के लिए जो है शिक्षक और अभिभावक यानी कि उसके जो पालक रहते हैं, उसको जो है ज्ञान होना चाहिए और जो है इसलिए इसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए इसको प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज़ छूटता है, तो बालक का जो सभी और जो माध्यम रहते हैं, उसके जो परिणाम रहते हैं, वो सभी प्रभावित होता है। यहाँ पर तीसरा क्या है कि बालक की जो रुचि है, अभिव्यक्तियों हैं और जो है क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। जो बालक की जो रुचि है, बालक किस तरीके से रुचि लेता है, किस चीज़ में ज़्यादातर रुचि लेता है, तो इस तरीके से जो क्षमता है, उसके अभिव्यक्तियों को देखते हुए जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो उसके शैक्षणिक महत्व के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रहते हैं, उसके जो समय सारणी रहता है, उसमें सहायता मिलती है उसको बनाने के लिए, उसे तैयार करने के लिए है। तीसरा पॉइंट क्या है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को उनके व्यवहार की जानकारी हो, जिससे समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है? तो इस तरीके से उसके जो है शैक्षिक महत्व को देखे हैं। उसके बाद आता है कि बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बालक के जो विकास हैं, बालक अगर विकास कर रहा है तो कौन-कौन से ऐसे कारक हैं कि उसके विकास को प्रभावित करता है? उसको हम देखने वाले हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने 2 भागों में बाँटा है। 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से भाग हैं? एक आंतरिक कारण है, एक बाह्य कारण। आंतरिक कारण मतलब उसके अंदर का भाग है और एक बाह्य कारण यानी कि बाहर से कोई प्रभावित करता है, वही काम है। जैसे कि आंतरिक कारक कौन-कौन से हैं? बालक के विकास को आंतरिक कारण बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कौन है? वंशानुगत कारक, ठीक है? जैसे कि वंशानुगत कारण कैसे होते हैं? अगर प्रभावित करते हैं बालक के विकास को, तो बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊँचाई इत्यादि के निर्धारण में आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या बोल रहा है? वंशानुगत कारण। अगर बालक का जैसे कि विकास हो रहा है, ठीक है? उसमें अगर प्रभावित करता है तो मुख्य रूप से वंशानुगत क्रम का होता है। कई बालक कैसे रहते हैं कि रंगों के आधार पर भेद कभी-कभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि रंगों के आधार पर भेदभाव होता है। तो ये क्या है? ये जो है किसी भी चीज़ का विकास को रोकने में सहायक होती है, यानी कि रोड़ा पैदा कर देती हैं। तो यही बात बोला गया है कि वंशानुगत कारण में जैसे कि उसके रूप हो गया, हो सकता है कोई एकदम हष्ट-पुष्ट हो और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दुबला-पतला हो। तो इसमें क्या होता है उसके जो मानसिक रूप से जो प्रभावित होता है उसके विकास, तो यही जो वंशानुगत कारण होता है, जो उसके आनुवांशिकी गुणों को महत्वपूर्ण योगदान देता है, किसमें? उसको प्रभावित करने के लिए। उसके बाद आता है दूसरा क्या है शारीरिक कारक। तो उसके शारीरिक कारक मतलब जो बालक जन्म से ही दुबले-पतले हो, जैसे कि जो कमज़ोर हो, बीमार हो, अन्य जो शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ऐसे बालक उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। अगर कोई बालक जो है शुरू से बचपन से जैसे कि होता ही है, जैसे कि हम लोगों ने कई बार देखा भी है कि एक बालक ऐसे होते हैं जो एकदम चंगा होते हैं, ठीक है? जैसे कि हम ठेठ भाषा में बात करें तो चंगा होते हैं, तो वो क्या रहते हैं, हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसमें क्या है, उसका जो गुण रहता है, वहाँ विकसित होता है। उसके जो विकास होता है, वह विकसित होता है। लेकिन कई बार शारीरिक वजह ऐसे बनते हैं कि कोई बालक कमज़ोर रहता है, हमेशा दुबले-पतला रहता है, ठीक है? आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। तो ये सब जो बीमारी है वह उसके विकास को प्रभावित करता है। बच्चे में हीन की भावना भी ला देता है कभी-कभी। ऐसा होता है कि हीन की भावना भी ला देते हैं, ठीक है? तो इसके विपरीत कई ऐसे बालक रहते हैं जो कि दुबले-पतले रहते हैं, तो ये जो सभी उसके हीन भावना पैदा करते हैं, जो कि शारीरिक कारक ऐसे होते हैं जो उसके विकास में बाधक पहुँचाते हैं। उसके बाद आता है कि बुद्धि है, ठीक है? बुद्धि क्या है? बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही बात है। किसी भी व्यक्ति का जो है विकास किस बात पर निर्भर करता है? उसकी बुद्धि पर ज़्यादा करते हैं। कई ऐसे बालक रहते हैं जो कि उसके बुद्धि कैसे आता है, थोड़ा-सी बात जो समझाते ही वह बहुत कुछ समझ जाते हैं और कई ऐसे बालक भी रहते हैं जो कि बहुत कुछ बता दो फिर वह समझ नहीं पाता। तो ये क्या है? बुद्धि है जो कि अलग-अलग समायोजन है, योग्यता, निर्णय अधिगम इसमें जो है प्रभावित करता है। जैसे कि जो बालक प्रखर बुद्धि के होते हैं उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जो प्रखर बुद्धि के होते हैं, जो चेतन वाले होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है उसका विकास जल्दी होता है। लेकिन जो जड़ बुद्धि के होते हैं उतना विकास नहीं कर पाता वो।
उसके बाद आ गया यहाँ पर संवेगात्मक कारण। तो संवेगात्मक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बालक के जिस प्रकार के संवेगों भावों का जिस रूप में विकास होगा वह उनके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास जो पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उसके बाद आ गया सामाजिक प्रवृत्ति। ठीक है, तो सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे कि बच्चा जितना अधिक सामाजिक से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना अनुकूल पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अगर बालक जो है जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में, जो समाज में रहते हैं, तो उसके जो सामाजिक रूप है उसके संतुलित होगा, उसके प्रभाव पड़ेगा वहाँ शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, भौतिक रूप से तथा भाषा संबंधी जो विकास है उनका जो है अनुकूल पड़ेगा उस पर। आप किस तरीके से व्यवहार करते हो, समाज किस तरीके से व्यवहार करते हैं उस बालक पर पड़ेगा, और बालक के जो विकास है उसमें भी यहाँ प्रभावित रूप से पड़ता है। ये तो था हमारा जो है आंतरिक कारण हो गया। अब देखते हैं बाह्य कारण। तो बाह्य कारण भी अभी तक जो है आंतरिक कारण है, अब बाह्य कारण यानी कि बाहर से उसको किस प्रकार से उसके जो शैक्षिक महत्व है उसको प्रभावित करता है, उसके विकास को प्रभावित करता है, उसको देखते हैं। जैसे बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारक जैसे कि कारण निम्न बाह्य कारणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि एक क्या है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, इसमें क्या रहता है कि माता को अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि बालक का अच्छे से स्वास्थ्य विकास हो सके। ठीक है, जैसे कि एकदम सिंपल सी बात है, हमारे जैसे कि पहले बुजुर्ग थे, ठीक है, तो बुजुर्ग क्या करते थे, जब माता गर्भ में रहती थी या गर्भ धारण करती थी तो उसको कहा जाता था कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, धार्मिक चीज़ों को देखना है। इससे क्या होता है कि बच्चे के जो मन रहते हैं उसके मानसिक प्रभाव अलग से पड़ता है। तो उसी तरीके से कई बार जो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि जब गर्भावस्था के दौरान माताओं को अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना चाहिए, ठीक है, उसको योग करना चाहिए, उसको व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक कारण है उसके प्रभाव करने के लिए। अगर उसको माताओं को ठीक से ना दिया जाए कोई भी चीज़, अगर मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, तो यहाँ जो प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। तो इस तरीके से एक क्या है, गर्भावस्था के दौरान जो है माताओं का स्वास्थ्य एवं परिवेश को कहा गया है। उसके बाद दूसरा क्या है, जीवन की घटनाएं। यदि बालक के साथ जो है अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की गति सामान्य होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये क्या है, जीवन की घटनाएं हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी चीज घटना हो जाती है जिससे बच्चे जो है पूरी तरह से टूट जाते हैं, बच्चे जो है बुजुर्ग भी टूट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की वह कौन सी घटना है जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित में अच्छे भी प्रभावित होते हैं, बुरे भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के साथ ना हमेशा सही व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर और पॉइंट आएगा एक चीज़ में यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण क्या है कि बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अगर बालक का जो जन्म है अगर अच्छे घर में हो रहा है, मैं कहता हूँ जैसे कि कोई आर्थिक रूप से समृद्ध घर है और जो है कह सकते हैं बुद्धि के रूप में अगर समृद्ध घर है, तो ये जो दृष्टिकोण से बालक जिस घर में पैदा होता है वहाँ बालक जो है उसका विकास अच्छे से होता है। लेकिन अगर कई बालक ऐसे होते हैं जिसका जो जन्म है ऐसे परिवार में होता है जो कि थोड़ा गरीब रहते हैं, जो शारीरिक रूप से हमेशा कमज़ोर रहते हैं, तो उसका जो प्रभाव वह उसी तरीके से पड़ेगा। ठीक है, एक मतलब एक ही बालक है, उसका अगर अलग अलग स्थान में देखा जाए तो फिर अलग अलग प्रभाव रहता ही है। उसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो सामाजिक आर्थिक स्थिति, निर्धन परिवार के बच्चों को विकास अधिक अवसर नहीं मिलते। जैसे कि कोई गरीब गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अब वह अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में भेजेगा, वह स्कूल में भेजना पसंद करेगा जो कम खर्चे का हो और जो सामान्य तरीके से वहाँ एजुकेशन दे सके। लेकिन वहीं अगर कोई शिक्षित हो या फिर कह सकते हैं कि अमीर लोग हो, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोई एकदम से प्राइवेट स्कूल भेजते हैं जहाँ पर सब चीज़ की फैसिलिटी हो, सब चीज़ की सुविधा हो। तो इस तरीके से उसके जो सामाजिक और आर्थिक विकास में भी प्रभावित करते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता है। जैसे कि कोई कमजोर बच्चा है, ठीक है, अब उसको कोई जगह आर्थिक गतिविधि करना है तो उसके लिए भी वहाँ सक्षम नहीं है। अगर वो कोई जगह घूमने जाना चाहता है, पर्यटन को देखना चाहता है, नेचर को देखना चाहता है, तो वह भी उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है।
तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो शारीरिक है और जो आर्थिक है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसे हैं जो एक बच्चे के विकास के लिए भी प्रभावित करते हैं, जो कि बाह्य कारण के अंतर्गत आता है। एक है आंतरिक कारण है, एक बाह्य कारण है। तो इस तरीके से जो बालक का विकास है वहाँ प्रभावित रूप से होता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आज का जो टॉपिक है जो बाल विकास के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हमने जो टॉपिक देखा है, 3 से 4 टॉपिक को देखा है, तो यह इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो एमसीक्यू फॉर्म है, जो कि 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू फॉर्म है, उसको आप लोगों को जो प्रोवाइड करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।